नमस्कार। नेक्स्ट ईयर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। शो की शुरुआत करते हैं खेल खिलौनों के साथ। क्या आप जानते हैं खिलौने बनाने के मामले में भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। एक वक्त था जब हम टॉयज के लिए विदेशों पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत से खिलौनों का एक्सपोर्ट 200% से ज्यादा बढ़ चुका है। तो कैसे बदल रही है ये टॉय इंडस्ट्री और कैसे मेड इन इंडिया बन रहा है एक ग्लोबल ब्रांड, आइए देखते हैं। बचपन, जहां एक छोटा सा खिलौना भी खुशियों की पूरी दुनिया बना देता है। लेकिन आज ये खिलौने सिर्फ खेलने का जरिया नहीं रहे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल के साथ खिलौनों की ये इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है। जहां कभी भारत खिलौनों के लिए पूरी तरह विदेशों पर निर्भर था, आज वही दुनिया को खिलौने बेच रहा है। जहां मेक इन इंडिया खिलौने सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना मजबूत योगदान दे रहे हैं। बचपन की मुस्कान से लेकर भारत की आत्मनिर्भर उड़ान तक खिलौने अब सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं बल्कि मेड इन इंडिया की पहचान बन चुके हैं। लोकल टॉयज अब सिर्फ लोकल नहीं रहे बल्कि बन चुके हैं ग्लोबल चॉइस। इस बदलाव के पीछे सरकार की नीतियों ने अहम भूमिका निभाई है। कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर विदेशी खिलौनों को महंगा किया गया और सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड लागू किए गए। अब बाजार में वही खिलौने आ सकते हैं जो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जैसे सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को मौका मिला और इंडस्ट्री को नई रफ्तार। और इसी बदलाव को करीब से समझने के लिए हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसी ही टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। हम इस वक्त मौजूद हैं एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी मिलकर गढ़ रहे हैं एक नए भारत का सपना। यहाँ खिलौना सिर्फ बनता नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की कहानी बुनता है। ये यूनिट मुख्य रूप से बच्चों के लिए राइड ऑन टॉयज जैसे साइकिल, ट्राईसाइकिल और वॉकर तैयार करती है। यहाँ करीब 150 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। डिजाइनिंग से लेकर पैकेजिंग तक हर स्टेप पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही यहाँ बनाए जाने वाले खिलौने इस तरह तैयार किए जाते हैं ताकि वो सुरक्षा के कड़े मानकों पर भी खरे उतरे। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के डेजिग्नेटेड पार्टनर सौरभ काचरू का मानना है कि सरकार की मेक इन इंडिया और अन्य नीतियों से इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आया है। हमारी इंडस्ट्री में जो क्वालिटी की कंप्लायंस आई है विच इज़ BIS, उसने काफ़ी इम्प्रूव करवाया है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को, टॉयज़ की क्वालिटी को, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। फिर मैं ये मान के चलता हूँ एक इकोसिस्टम बिल्ड हुआ है इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, वेंडर्स। काफ़ी सारी चीज़ें अब इंडिया में बनने लगी हैं जिससे कि हमारी डिपेंडेबिलिटी चाइना से कम हो गई है। आंकड़े इस बदलाव की कहानी खुद बताते हैं। 2014-15 से 2022-23 के बीच भारत का टॉय एक्सपोर्ट करीब 239% बढ़ा है, जबकि आयात में 52% की कमी आई है। यानी जो खिलौने पहले बाहर से आते थे, आज वही भारत में बनकर दुनिया के 100 से ज्यादा देशों तक पहुंच रहे हैं। जैसे इस फैक्ट्री में बनाए जा रहे टॉयज दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी हम फिलहाल 8-10 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि दुबई है, UK है एंड इटली है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज को हम कवर अप करते हैं। सिर्फ मॉडर्न खिलौने ही नहीं बल्कि वोकल फॉर लोकल के जरिए लकड़ी जैसे पारंपरिक खिलौनों को भी नई पहचान मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद पारंपरिक क्लस्टर्स अब फिर से जीवंत हो रहे हैं, जहां पुरानी कला नई मांग के साथ जुड़कर आगे बढ़ रही है। आज भारत की टॉय इंडस्ट्री सिर्फ खिलौने नहीं बना रही बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है और रोजगार के नए रास्ते भी खोल रही है। छोटे कारीगरों से लेकर बड़ी फैक्ट्रियों तक हर स्तर पर नई ऊर्जा दिख रही है और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। जब फैक्ट्रीज में मशीनें चलती हैं तो सिर्फ टॉयज नहीं बनते, बनता है इनोवेशन और रोजगार।
और तैयार होता है एक आत्मनिर्भर भारत का भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साफ है, लोकल को ग्लोबल बनाना। और आज भारतीय टॉय इंडस्ट्री उसी विजन को हकीकत में बदलती दिखाई दे रही है। सोचिए, अगर क्लासरूम की छत आसमान हो और किताबों के साथ पेड़ पौधे भी आपको कुछ सिखाएं, तो पढ़ाई कितनी अलग होगी। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा ही अनोखा स्कूल जहां नेचर ही टीचर बन जाती है, और फिर मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिनकी रिवर्स राइटिंग देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। ये है स्कूल ऑफ ट्रीज, जहां प्रकृति खुद टीचर है और पेड़ पौधे बच्चों का सिलेबस। वेलकम टू स्कूल ऑफ ट्रीज। इस लिविंग क्लासरूम में बच्चे सिर्फ देखते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, पत्तों की रचना समझते हैं, पेड़ों की पहचान करते हैं और नेचर के साथ एक नया रिश्ता जोड़ते हैं। आप कैसे स्कूल ऑफ ट्रीज के जरिए इस किताब की नॉलेज को एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग के पीछे तब्दील कर रहे हैं? देखिए, ये वर्ल्ड का पहला स्कूल ऑफ ट्रीज है जहाँ सिर्फ बच्चों को पेड़, पौधे, वृक्ष, लता, क्रीपर, क्लाइंबर इसके बारे में बताया जाता है। आपने देखा होगा कोई किताबें नहीं है बच्चों को पेड़ों के बारे में, पत्तियों के बारे में, पेड़ हमारे जीवन में कैसे इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपीरियंशियल एंड एग्जिस्टेंशियल। ये इनिशिएटिव उन्हें किताब से बाहर निकलकर जमीन से जोड़ने की एक पहल है, जहां हर पेड़ एक नया चैप्टर है और हर अनुभव एक नई लर्निंग। पहले तो पानी नहीं डाला, फिर एक दिन बहुत ज़्यादा पानी डाला। जितने भी प्लांट्स एंड ट्रीज होती है उनका क्या महत्व है, उनसे क्या होता है, हमारी ज़िंदगी कैसे चलती है, उनकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आते हैं, दोनों में क्या अंतर होते हैं, इन सब के बारे में हमें रेगुलर बताया जाता है। आज जब शहरी बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, तब स्कूल ऑफ ट्रीज जैसे पहल एक नई सोच को जन्म देते हैं। मेरी छोटी सी कोशिश ही मुझे कंफ्यूज कर चुकी है। मैं लिखना तो चाह रहा हूं, लेकिन जो चाहता हूं वो लिख नहीं पा रहा हूं। जहां मेरी पेन उलझ रही है, वहां पीयूष गोयल की कलम बिना रुके सहजता से रिवर्स चलती है। 17 से अधिक किताबें रिवर्स राइटिंग में, और इनमें शामिल है हैंड रिटन मिरर इमेज भगवद गीता और मधुशाला जैसी ऐतिहासिक रचनाएं। मिरर राइटिंग बेसिकली है क्या? आपने एम्बुलेंस देखी है? एम्बुलेंस पे अक्सर जो है एम्बुलेंस वो मिरर इमेज में लिखे होते हैं। वहाँ से मिरर इमेज राइटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। पहले मैंने इंग्लिश के लेटर्स को बड़ा लिखना शुरू किया, लेकिन वो बड़ा आसान था। फिर मैंने छोटे अक्षरों में लिखना शुरू किया। उसके बाद मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मैंने हिंदी को लिखना शुरू किया, और 15-20 दिन 2-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद दोनों में परफेक्ट हो गया। मेरी राइटिंग आज भी सीधी ही बेहतर है, लेकिन पीयूष जी की रिवर्स राइटिंग हमें दर्शाती है कि अगर आपकी सोच अलग हो तो ये शब्द ही इतिहास रच देते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए कई बार जरूरी सामान पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इस मुश्किल को आसान बनाने में जुटी है। भुवनेश्वर के कुछ युवा ऐसे हेवी लिफ्ट ड्रोन्स बना रहे हैं जो कठिन इलाकों तक सामान पहुंचा सकते हैं। तो कैसे ये डीप टेक इनोवेशन काम करता है, आइए देखते हैं। ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़, बर्फ से ढके रास्ते और दूर दूर तक फैली खामोशी। जहां आपदा के समय रास्ता बंद हो जाए तो जिंदगी भी थम सी जाती है। ऐसे इलाकों में दवाइयाँ, राशन और जरूरी सामान पहुंचाना आज भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अब इन चुनौतियों का हल आसमान से उतर रहा है ड्रोन के जरिए। देश के कई दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में आज भी सामान पहुंचाना एक बड़ी मुसीबत है, जहां सड़कें कमजोर हैं और मौसम कभी भी बदल सकता है।
ऐसे में भुवनेश्वर के कुछ युवा एक सोल्यूशन के साथ सामने आए हैं, हैवी लिफ्ट ड्रोन, जो इन मुश्किल इलाकों तक सामान पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। ये पहल सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक जरूरत से जन्मी सोच है, जहां युवा इंजीनियर्स की एक टीम ऐसे ड्रोन बना रही है जो भारी सामान उठाकर सीधे ऊंचाई वाले और मुश्किल इलाकों तक पहुंचा सकते हैं। इस टीम के को-फाउंडर अविनाश साहू बताते हैं कि इस सोच की शुरुआत तब हुई जब देखा गया कि कई बार हमारे सैनिक और लोग ऐसे पहाड़ी इलाकों में दिनों तक फंसे रह जाते हैं। तभी से इस पहल को शुरू किया गया। जो हमारे आज के दिन में भारतीय जवान, जो इंडियन आर्मी के हमारे फौजी के लोग हैं, उनको हिमालय में जो चैलेंज फेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, जो आपके विंटर के टाइम पे आता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने बॉन्डी चालू किया। यहाँ तैयार की जा रही टेक्नोलॉजी सिर्फ आइडिया तक सीमित नहीं बल्कि असली हकीकतों में भी अपनी क्षमता साबित कर चुकी है। अगस्त 2024 को लद्दाख के उमलिंग लॉ जैसे कठिन और ऊंचे इलाके में यहाँ बनाए गए ड्रोन ने करीब 19,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। लेकिन इन ड्रोन को बनाना ही काफी नहीं, उन्हें उन्हीं मुश्किल हालातों में टेस्ट भी करना पड़ता है, जहाँ तेज हवाएं, कम ऑक्सीजन और खराब मौसम, हर चीज एक चुनौती है। हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है कि हमें जाके वहाँ पे कुछ टाइम एक्लेमेटाइज होना पड़ता है, बिकॉज हम काफ़ी लो ऑल्टीट्यूड से वहाँ ट्रैवल करते हैं, तो हमें सांस लेने में एंड मतलब जो वहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग है वो हमें काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, हेडेक्स होते हैं, जिसके लिए हमें कुछ टाइम मेडिकेशंस भी लेना पड़ता है। तो वंस हम एक्लेमेटाइज होते हैं तो धीरे धीरे हम और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज को जाते हैं टेस्टिंग करने के लिए। समय के साथ इन ड्रोन की ताकत भी बढ़ती गई। जहां शुरुआत 10 किलो से हुई थी, अब ये 200 किलो तक सामान ले जा सकते हैं और आने वाले समय में इस क्षमता को और बढ़ाने की तैयारी है। इन ड्रोन की खास बात यह है कि इनके ज्यादातर हिस्से देश में ही बनाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ लागत कम हो रही है बल्कि देश में ही टेक्नोलॉजी भी मजबूत हो रही है। आप देख पा रहे होंगे हमारे जितने भी एयरफ्रेम्स देख रहे हैं ये पूरे ओडिशा से ही बना है। ओडिशा से हमारे पास ही रॉ मिनरल्स माइनिंग हो रही है, हम ही लोग उसको एक्सट्रूजन कर रहे हैं, हमारा ही इधर वेल्डिंग फैसिलिटी सब कुछ है। तो इस तरीके से हम वो कैपेबिलिटी को यहाँ पे डेवलप किया है। लाइक वही सारे कंपोनेंट्स में हम कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं एंड इन दिस रिगार्ड गवर्नमेंट की सपोर्ट भी काफी बढ़िया रहा है हमारे। ये कहानी सिर्फ ड्रोन की नहीं बल्कि उस नए भारत की है जहाँ युवा तकनीक के दम पर सबसे मुश्किल चुनौतियों का हल ढूंढ रहे हैं और यही सोच आने वाले समय में देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। भुवनेश्वर से शुरू हुई ये पहल न सिर्फ पुराने समय से आ रहे प्रॉब्लम्स को एक नई दिशा दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि अगर युवा ठान ले तो नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक का कचरा आजकल हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, लेकिन आज हम समस्या के नहीं समाधान की बात करेंगे, जहां प्लास्टिक के कचरे से बहुत सारा इनोवेशन देश में हो रहा है। बेंगलुरु में प्लास्टिक के कचरे से ईंटें बनाई जा रही हैं, जो कि सामान्य ईंटों की तुलना में ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और वाटरप्रूफ है। दुनिया भर में बढ़ता प्लास्टिक आज सिर्फ एक कचरे की समस्या नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। समंदर हो, जमीन हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, प्लास्टिक हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। लेकिन इसी चुनौती के बीच देश के कई युवा और स्टार्टअप इसे समस्या नहीं बल्कि एक मौके की तरह देख रहे हैं। जहां कचरा अब बन रहा है संसाधन और बेकार प्लास्टिक से ऐसी चीजें तैयार की जा रही हैं जो दोबारा इस्तेमाल में आ सके। और इसी सोच ने जन्म दिया बेंगलुरु के एक ऐसे इनोवेशन को जहां प्लास्टिक का कचरा अब बन रहा है कंस्ट्रक्शन का नया विकल्प। यहाँ बेकार प्लास्टिक से तैयार हो रही हैं मजबूत और टिकाऊ ईंटें। ये आप मेरे हाथ में ये जो ईंट देख रहे हैं, ये इस पीछे मौजूद प्लास्टिक से बनी है। नॉर्मल ईंट की तुलना में ये 2 गुना ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बेहतर है और वाटर रेजिस्टेंट भी है।
प्लास्टिक से ईंट बनाना सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक लंबा और तकनीकी प्रोसेस होता है। सबसे पहले कूड़े के ढेर, डंपिंग साइट्स और खुले इलाकों से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद अलग अलग तरह के प्लास्टिक को छांटकर प्रोसेस किया जाता है। फिर मशीनों की मदद से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है और दूसरे वेस्ट मटेरियल के साथ मिलाकर एक मजबूत कंपोजिट तैयार किया जाता है। आखिर में हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए इसे ईंट का आकार दिया जाता है। इसके लिए 4-5 मशीनरी हमारे पास। सबसे पहले ग्राइंडर, प्लास्टिक जो रॉ फॉर्म में आता है, जो नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं, उनको पहले श्रेड करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके, फिर उसको डेंसिफाई करके और कंस्ट्रक्शन वेस्ट के साथ मिक्सअप करके उसको कंपोजिट में कन्वर्ट करके हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू शेप देते हैं। ये ईंटें 100% रिसाइकिल वेस्ट से बनाई जाती हैं और सामान्य लाल ईंटों के मुकाबले करीब 20% ज्यादा मजबूत, 30% तक हल्की और 80% तक वाटरप्रूफ हैं, यानी मजबूती के साथ साथ टिकाऊपन भी। और सबसे बड़ी बात, ये पानी बहुत कम सोखती हैं, जिससे दीवारों में सीलन की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग मशीन्स डेवलप करते हैं जो इन वेस्ट से ब्रिक्स बना सके, एंड इन फ्यूचर हम लोग क्ले ब्रिक्स को और क्ले ब्रिक किल्स को अपनी मशीन से रिप्लेस कर सके। सो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग का ये विजन है कि हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी को ब्रिक किल से रिप्लेस कर सके। हम लोग जो वर्कर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको लाइवलीहुड एंड बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। इस टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है। जहां पारंपरिक ईंट बनने में 15 से 16 दिन लगते हैं, वहीं ये ईंटें सिर्फ एक दिन में तैयार हो जाती हैं। इनके निर्माण में भट्ठों की जरूरत नहीं, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। साथ ही इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को रोजगार और नई स्किल्स भी मिल रही हैं। तो हमने इंजीनियरिंग में पढ़ते समय नया सीखा था कि कंक्रीट एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिसमें सीमेंट सैंड को यूज़ किया जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने प्लास्टिक के साथ यूज़ किया कि क्यों ना सीमेंट को प्लास्टिक से रिप्लेस किया जाए और एक नया मटेरियल बनाया जाए जो कि सब और वेस्ट, जो प्लास्टिक का जो समस्या है उसका समाधान करके एक नई टाइप की ब्रिक बनाई जाए, जो कि फिर से जो मटेरियल हमने पहले से ही धरती से निकाल चुके हैं उनको फिर से यूज़ करके और फिर से वो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हुए नए बिल्डिंग, नए कंस्ट्रक्शन, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। इस तरह की पहल सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक अहम कदम है, जहां कचरे को दोबारा इस्तेमाल कर नए संसाधन तैयार किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण पर दबाव कम होता है, बल्कि निर्माण लागत और संसाधनों पर निर्भरता भी घट सकती है। प्लास्टिक वेस्ट यकीनन एक बड़ी समस्या है। तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उचित समाधान, उचित रास्ता निकाला जा सकता है। ये ईंटें उसका एक प्रमुख उदाहरण है। बात करते हैं ट्रैवल एक्सपीरियंस की। आजकल बहुत सारे ट्रैवलर्स लोकल वाइब को पसंद करते हैं। ये लग्जरी होटल्स की जगह लोकल होम स्टेज में रुकना पसंद करते हैं, जिससे कि लोकल लाइफस्टाइल का एहसास हो सके, यहाँ की जड़ों से रूबरू हो सके। लेकिन दिक्कत ये है कि देश में बहुत सारे शानदार होम स्टेज हैं, इसके बावजूद लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। सिक्किम का एक स्टार्टअप इन होम स्टेज को लोगों तक पहुंचाने और इन्हें बुक करने की सुविधा दे रहा है। सिक्किम अब ट्रैवलर्स का नया फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, जहां सोलो ट्रिप से लेकर फैमिली और ग्रुप ट्रैवल तक हर तरह के सफर का अलग ही वाइब है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से बड़े होटलों के ऑपरेशन सीमित हैं। ऐसे में होम स्टे ही सबसे कूल और ऑथेंटिक स्टे ऑप्शन बनकर उभरे हैं, चाहे शहर हो, छोटा कस्बा या कोई ऑफ बीट गांव। लेकिन असली सवाल है, ट्रैवलर्स और इन छुपे हुए शानदार होमस्टे के बीच की दूरी कैसे कम हो। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए सिक्किम के युवाओं ने शुरू किया आवर गेस्ट ट्रैवल्स, जो लोकल होमस्टे को ट्रैवलर्स से जोड़कर ट्रैवल एक्सपीरियंस को बना रहा है और भी रियल और एक्सेसिबल। ट्रैवल सेक्टर में ऑप्शंस की कमी नहीं है।
लेकिन एक अनऑर्गेनाइज्ड नेचर की वजह से कई लोकल होमस्टेज लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। इसी गैप को एड्रेस करने के लिए सिक्किम में आर्गेस्ट ट्रैवल्स जैसा स्टार्टअप इन स्कैटर्ड लोकल प्रॉपर्टीज को कनेक्ट करके उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म पर ला रहा है। ये प्लेटफॉर्म दूर दराज इलाकों में स्थित छोटे छोटे होमस्टे को ढूंढकर उन्हें वेरीफाई करता है और उन्हें ऑनलाइन लाकर यात्रियों के लिए उपलब्ध बनाता है। इस पहल का श्रेय जाता है कर्मा थुट्टुप चेजुथारपा को, जो 2017 में मुंबई से लौटे और अपने मित्र पिंसो ग्यात्सो के साथ मिलकर आर्गेस्ट ट्रैवल्स की शुरुआत की, ताकि छुपे हुए होमस्टे दुनिया के सामने आ सके। तो हम लोग सिक्किम एक टूरिज्म में कुछ करना चाहते थे, तो हम दोनों गए ऑल ओवर सिक्किम और 7 to 8-9 डेज। तो हमने देखा कि बहुत सारे ब्यूटीफुल होम स्टेज, फार्म स्टेज थे सिक्किम में, स्पेशली इंटीरियर अंदर रूरल प्लेसेस में, गांव वगैरह में। तो हमें लगा कि ऐसे ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा टूरिस्ट, ज़्यादा ट्रैवलर्स उनके यहाँ आना चाहिए था। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड आर्गेस्ट, ताकि हम इस गैप को फिल करें। अब ये मॉडल जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हम पहुंचे एक ऐसी खास प्रॉपर्टी पर जो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुकी है और मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं इस वक्त सिक्किम के एक होम स्टे द हिडन फॉरेस्ट पे हूँ। ये एक फैमिली रन होम स्टे है। यहाँ एक शांत, ऑलमोस्ट ओएसिस लाइक माहौल का महसूस होता है। यहाँ नर्सरी और एक्सोटिक प्लांट्स के साथ पूरे जगह को नेचर के साथ जोड़ा गया है। करीब 3 एकड़ में फैली ये प्रॉपर्टी पर्यटकों को हरियाली और प्रकृति के बीच रहने का अनोखा अनुभव देती है। होमस्टे के मालिकों ने हॉर्टिकल्चर पर खास ध्यान देते हुए इसे पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से विकसित किया है। पहले ये जगह सीमित लोगों तक ही थी, लेकिन अब आर्गेस्ट ट्रैवल से जुड़कर ज्यादा यात्रियों तक पहुंच रही है। I think we have a very good professional relationship with our guest travels, and because of them we have like tourists from all around the world, and they really like the garden, the nature. I mean our whole homestay is based on that. सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जहां ठहरना लोकल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है, जहां खाना, माहौल और रहन सहन सब कुछ स्थानीय होता है। सिक्किम के एक छोटे से गांव में बसा ऐसा ही एक फार्म स्टे जो पहले कुछ ही लोगों तक सीमित था, अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है और ज्यादा यात्रियों तक पहुंच रहा है। Our guests really kind of worked for us is because the kind of guests or the clientele they have is something that they suited the property. जैसे जैसे सिक्किम एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनता जा रहा है, वैसे वैसे होमस्टे का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ने की संभावना है। ऐसे में इन प्रॉपर्टियों का सही सूचीकरण और उनका यात्रियों तक आसान पहुंच बनाना होमस्टे मालिकों और यात्रियों दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार।